अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम अनबैलेंस डाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस डाइट से रिलेटेड चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ चुके हैं कि हमारी डाइट या हमारे फूड में बहुत सारे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का होना ज़रूरी है, और अगर हमारी डाइट में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद नहीं होते तो इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि अनबैलेंस डाइट से क्या मुराद है। अनबैलेंस डाइट से मुराद वो डाइट हम ले रहे हैं या वो फूड हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर एसेंशियल कंपोनेंट्स या एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो मौजूद ना हो तो वो डाइट अनबैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है जी, डेफिनेशन में आ जाएगा कि डाइट लैकिंग वन और मोर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड नीडेड बाय अ पर्सन। अगर एक बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फूड जो वो कंज्यूम कर रहा है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि उसकी डाइट जो है वो अनबैलेंस होगी। ठीक है, अगर अनबैलेंस डाइट लेते रहेंगे तो इससे बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे और हम जो है वो कंटिन्यूस सिक पोजीशन में रहेंगे, बहुत सारी डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे। और अगर कंटिन्यूसली हमने इसको अनबैलेंस डाइट को स्टॉप ना किया तो इससे हमारी हेल्थ पर बहुत ही और हमारी ग्रोथ पर बहुत ही बैड इफेक्ट्स होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मौजूद हो, मतलब वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे फूड में मौजूद ना हो, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं, ग्रोथ के अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टेबल 3.4 में ये डेफिशिएंसीज अकॉर्डिंग विद द इफेक्ट्स डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आप देखें कि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है या आप अपने फूड में प्रोटीन्स नहीं ले रहे तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ पे होता है। अगर हम वाइटामिन्स की तरफ आए तो वाइटामिन्स ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है साइट, उसको अफेक्ट करने का बायस बनती है और हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे वाइटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे ब्लीडिंग गम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी मोस्टली हमारे जो गम्स हैं वो अफेक्ट रहते हैं और उनके अंदर से खून जो है वो बहता है या ब्लीडिंग का अफेक्ट होता है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है हमारी बोन्स की सॉफ्टनेस, उनकी वीकनेस का बायस बनती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर की बीमारी, गॉइटर की डिजीज हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि थोरक्सिन जो है थायराइड हार्मोन्स उनको अफेक्ट करते हैं अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, और इनके रिजल्ट में हमारी जो पूरी गर्दन है, ठीक है जी, वो हमारी स्वेल हो जाती है और उसकी वजह से एक बीमारी क्रिएट होती है जिसको गॉइटर का नाम देते हैं। अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आयरन की होगी तो उसमें अनीमिया की पोजीशन होगी। ना व्हाट इज एनीमिया, कि बॉडी जो है वो स्टूल को पास करने में, अपनी बॉडी से एक्सपेल करने में अनएबल हो जाएगी और इसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन है ओवरऑल द बॉडी इफेक्ट होगा और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर लॉस ऑफ द वाटर की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। आपने देखा कि अनबैलेंस डाइट के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं और इससे बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 3.2 की तरफ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, आपको सामने मुख्तलिफ इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं डायग्राम्स की सूरत में और इसके साथ इसके कॉजेज नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपको रेडिश इन्फेक्टेड आई नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि कौन सा ऐसा विटामिन होता है जिसकी अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो हमारी नज़र पे या साइट पर अफेक्ट होता है, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है। तो ये जो हमारा होगा इफेक्ट, ये इस की डेफिशिएंसी की वजह से, अगर यानी विटामिन ए बॉडी में फुलफिलमेंट मौजूद नहीं है तो फिर हमारी आई साइट पर अफेक्ट होगा। इसके बाद देखिए जी, ब्लीडिंग गम की कोई जो आपको कंडीशन सामने नजर आ रही है कि हमेशा जो हमारे गम है वो स्वेल होते रहते हैं और इसके साथ इनके अंदर जो ब्लीडिंग की कैफियत है
वो होती रहती है। गम्स की क्या कहना चाहिए, जो प्रॉपर और नॉर्मल ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। तो ये आपको पता है कि जिस वक्त गम्स वीक हो जाते हैं तो बेसिकली ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी की अगर कमी होगी तो हमारे जो गम्स हैं, हमारे टीथ हैं, उनकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो वीक हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट उनके अंदर से ब्लीडिंग की कंडीशन होगी। यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं जी के ये बच्चे की मतलब जो कंडीशन है बॉडी की बता रही है कि इसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। और इसके अंदर मेनली बॉडी के अंदर जब ग्रोथ की रुकावट आ जाती है या ग्रोथ के रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी है वो हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की उसको अफेक्ट करने का बायस बनती है। इसके बाद देखें जी गाइटर की बीमारी, ये देखें आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, ठीक है, अराउंड द नेक आपकी ये देखें कि बहुत ही स्वेल हुआ है। यहाँ पर जो हार्मोन है जो बटरफ्लाई लाइक होता है, इसकी शेप होती है, तो स्वेलिंग जो है वो ये जाहिर करती है कि जो हार्मोन थायराइड है वो अपनी सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं कर रहा। थायरोक्सिन जो इसकी सिक्रेशन होती है वो ये नहीं करेगा, तो एज ए रिजल्ट जो गाइटर की बीमारी है वो क्रिएट हो जाएगी। और गाइटर की जो बीमारी है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से मेजर रोल प्ले करती है। ये देखें कि लास्ट में लिखा हुआ है आयोडीन की डेफिशिएंसी, तो हम इसको इस चीज़ से रिलेट कर लेंगे कि बेसिकली दिस इज गाइटर, और गाइटर की जो बीमारी या डिजीज क्रिएट होती है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। एक बच्चे की लेग्स की जो पोजीशन है, ठीक है, उसको बताया गया है। और आपको पता है कि जो बोन्स की वीकनेस है, सॉफ्टनिंग या मेजरली जो बोन्स वीक हो जाती हैं, ये सारी जो है ये पोजीशन क्रिएट होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से। यानी जब विटामिन डी अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता या कोई ऐसा फूड हम ले रहे हैं कि जो सिरे से विटामिन डी की डेफिशिएंसी रखता है उसमें वो लैकिंग है, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में ओवरऑल बोन्स की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है और हमारी जो बोन्स हैं वो वीक और सॉफ्ट हो रही हैं। तो ये जो कंडीशंस है ये रिफ्लेक्ट करती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को। तो इसको हम रिलेट कर लेंगे इसके साथ ही एक्टिविटी 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये फूड पायरामिड से रिलेटेड है। फूड पायरामिड क्या है? ये एक चार्ट है, ठीक है, जिस तरह आप इसको देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप है। तो इस चार्ट से या इस फूड पायरामिड ट्रायंगुलर शेप से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फूड है जो हम लेते हैं उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट का या कौन से न्यूट्रिएंट का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो वो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट कहलाएगा। सबसे पहले आप इसके बॉटम में देखें तो आपको लार्जर पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसमें बेसिकली ब्रेड है, सीरियल्स, राइस और पास्ता वगैरह शामिल है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है। हमारी बॉडी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अटेन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एट वंस जो है वो एनर्जी की क्रिएशन और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम सबसे जो ज़्यादा पोर्शन कंज्यूम करते हैं अपने फूड की सूरत में वो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, जो कि सबसे लास्ट में है। ये साइज में भी आप देख रहे हैं कि बिगर इन साइज है। नेक्स्ट आप देखेंगे इससे अपर वर्ड जो आपको नजर आ रहा है ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और उसके साथ फ्रूट का प्रोपोर्शन है ऑलमोस्ट दोनों सेम है। इट मीन्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे फूड के अंदर शामिल होने चाहिए और इनकी इक्वल प्रोपोर्शन हमें लेनी चाहिए। जितने हम फ्रूट कंज्यूम करें उतने ही हम वेजिटेबल्स लें। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद हमारे पास एक तरफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और दूसरी तरफ मीट का ग्रुप है। ये डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट ग्रुप में आप देख लें कि चीज़, मिल्क और योगर्ट ये हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और हमें इसको अटेन करना चाहिए। और इसके साथ अगर दूसरे ग्रुप को देखा जाए तो ये एक मीट ग्रुप है जिसमें आपको मोस्टली एग्स, नट्स वगैरह या पोल्ट्री की चीज़ें, फिश, चिकन, मीट, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। अब इसके बाद सबसे टॉप पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो फैट ग्रुप का पोर्शन है हमारे फूड का, जिसमें फैट्स और बेसिकली ऑयल मौजूद हैं, या जितने आप क्या कहना चाहिए
जंक फूड्स यूज़ करते हैं, बेकरी के आइटम्स यूज़ करते हैं, केक्स हो गया, उसके अलावा रोज़मर्रा हम जो जंक फूड ले रहे होते हैं, ये प्रोपोर्शन जो है ये फैट्स और ऑयल्स का प्रोपोर्शन कहलाता है। और एज कंपेयर टू द लोअर प्रोपोर्शंस, इसका पोर्शन कम है। इट मीन्स कि हमारे फूड के अंदर फैट्स और ऑयल का जो कंपोनेंट है वो कम होना चाहिए, ताकि हम एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट जो है वो अटेन कर सके। अब ये कहलाएगा फूड चार्ट, या इसको फूड पायरामिड भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें चूज करने में हेल्प करता है कि हमें डिफरेंट फूड के आइटम्स अपनी डेली रूटीन में कितने कंज्यूम करने चाहिए। ठीक है जी, और ये सारा हमारा जो है ना, इसे मैक्सिमम हमें बता रहा है कि मैक्सिमम हमने कौन सी चीज़ लेनी है और उसके साथ मिनिमम। तो इट मीन्स कि हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि लास्ट वाला जो पोर्शन है, चूंकि इसका साइज भी ग्रेटर है और इससे एनर्जी भी हमें ज़्यादा अटेन होती है, तो इसको हमने मैक्सिमम लेना है एज कम्पेयर टू द टॉप पोर्शन। ये पोर्शन जो है वो बाकी तमाम पोर्शंस के हवाले से साइज में भी कम है, इसलिए हम अपनी बॉडी में फैट और ऑयल का जो पोर्शन रखेंगे वो मिनिमम अमाउंट में होगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड पायरामिड्स आपने देखा कि हमें कौन सी चीज़ कितने प्रोपोर्शन में रिक्वायर होती है। इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद हम इस चैप्टर की यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज कर लेंगे। सॉल्व एक्सरसाइजेस पर आ जाएंगे, जो मल्टीपल चॉइसेस हैं, शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।